नमो नमः। हम छंदों का क्रमशः अध्ययन कर रहे हैं। इसके पूर्व के भाग में हमने एकादशाक्षरावृत्ति के छंदों यानी त्रिष्टुप छंद के अंतर्गत आने वाले संवृत्त छंद यानी सभी वर्णों में समान वर्ण जिनके हों ऐसे वर्णों को संवृत्त छंद कहते हैं, और जिनके प्रत्येक वर्ण चरणों में यानी प्रत्येक पाद में 11-11 वर्ण हों ऐसे इंद्र वज्रा, उपेंद्र वज्रा, उपजाति और शालिनी छंदों का हम लोग अध्ययन कर चुके हैं। ये एकादशाक्षरावृत्ति यानी 11 अक्षर प्रत्येक पाद में होने वाले छंद थे। इनका हमने क्रमशः अध्ययन किया। अब आज के भाग में हम देखेंगे वंशस्थ छंद, जो अधिकांश लोगों के द्वारा गाया जाने वाला छंद है। उस वंशस्थ छंद यानी द्वादशाक्षरावृत्ति यानी जिसके प्रत्येक चरण में 12 वर्ण हों और 4 चरणों में विभक्त हो और पाद की पूर्ति होने पर जिसकी यति हो, ऐसे छंदों का हम अध्ययन करेंगे। और जिसके संपूर्ण छंदों के वर्णों की संख्या 48 हो, ऐसे छंदों का हम अध्ययन करेंगे। जो वेदों के द्वारा कहे गए 7 छंदों गायत्री, त्रिष्टुप, जगती, अनुष्टुप, बृहति, पंक्ति, त्रिष्टुप, जगती इत्यादि जो छंदों में जगती छंद भी आता है, और जगती छंद के अंतर्गत द्वादशाक्षरावृत्ति के छंद आते हैं। तो इनका हम आज अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है वंशस्थ छंद, जिसमें इसके प्रत्येक पाद में 12 वर्ण होते हैं। और ये वंशस्थ छंद का लक्षण है जतौ तु वंशस्थमुदीरितं जरौ, जतौ तु वंशस्थमुदीरितं जरौ। वृत्त रत्नाकर, जो केदार भट्ट जी के द्वारा बनाया गया वृत्त रत्नाकर है, उसका लक्षण है। और उसी के आधार पर उन्होंने उनका लक्षण जो बताते हैं उसमें ही उसका नाम निहित होता है, यानी उन्हीं में उस छंद का नाम और उसी छंद में लक्षण होता है। तो ये वंशस्थ छंद का लक्षण है। तो कहते हैं जतौ तु वंशस्थमुदीरितं जरौ, यानी ज जश्च तश्च जतौ, यानी 2 वर्ण हैं, ज हो और त हो, यानी ज से जगड़ का तात्पर्य लेंगे और त से तगड़ का। गढ़ हम पूर्व में पढ़ चुके हैं। गढ़ में 3 वर्ण होते हैं, जिसे त्रिक या गण कहते हैं, त्रिक या गण कहते हैं। जब जहां भी आएगा जमाता राजभान सल का 8 गण या त्रिक बनता था, और प्रत्येक अपने आगे का 2 वर्ण लेकर त्रिक बनाता था, जो सूत्र था जमाता राज भान सलगा, जमाता राजभान सलगा, यही सूत्र था पिंगला दशाक्षर नाम से, जिससे हम लोग गढ़ बनाते थे। प्रतिदिन के भाग में बताया जाता है, ये आपको समझने में कठिनाइयां ना हो। तो जश्च तश्च जतौ, जतौ यानी जगड़ हो तगड़ हो, तो वंशस्थ मुदीरितम, वंशस्थ छंद का आता है जगड़ तगड़ क्रमशः हो, और उसके बाद से जरौ, जश्च रश्च और जगड़ हो और रगड़ हो, तो वे वंशस्थ छंद कहलाते हैं। जिनके प्रत्येक पाद में जतौ तु जगड़ तगड़ होने के बाद वंशस्थम उदीरितम, यानी वंशस्थ उदीरितम मन कहा जाएगा यदि जगड़ और रगड़ भी हो, जगड़ तगड़ फिर जगड़ फिर रगड़, यानी 3 एक गण में 3 वर्ण 3 वर्ण 3 वर्ण 12 वर्ण हो, लेकिन जगड़ हो पूर्व का वर्ण, फिर तगड़ हो, फिर जगड़ हो, फिर रगड़ हो, प्रत्येक पाद में यही क्रम हो, तो वे वंशस्थ छंद के उदाहरण कहे जाते हैं और वे वंशस्थ छंद कहलाते हैं। हमने पूर्व में बताया कि जो लक्षण है वो भी वंशस्थ छंद का ही है, वंशस्थ छंद में ही है। तो हम ह्रस्व यानी लघु और गुरु के आधार पर वंशस्थ छंद के लक्षण को देखेंगे। तो जो हमारा वर्ण है, जो क्या है, ह्रस्व यानी लघु है, तौ दीर्घ है, तू ह्रस्व है, ठीक। फिर वं, वंशस्थ में अनुस्वार है, तो हम पूर्व में नियम पढ़े हैं कि यदि अनुस्वार उस वर्ण में लगा हो और यदि वह वर्ण अनुस्वार ह्रस्व हो तो उसको दीर्घ माना जाता है, तो वंश शब्द में दीर्घ माना जाए। फिर वंशस्थ, इसके पूर्व में जो है हमारा संयोग है, स और थ का संयोग है, तो इसको दीर्घ मानेंगे। फिर थ वर्ण है ह्रस्व, मु ह्रस्व है, दी दीर्घ है, री ह्रस्व है,
और तम भी अनुस्वार है, इसलिए इसको हम दीर्घ मानेंगे। और फिर ज है ह्रस्व और रौ दीर्घ। तो हम देखेंगे जगड़ में क्या क्रम है। तो जगड़ यहाँ से लेकर 3 वर्ण जगड़ में आते हैं, ह्रस्व दीर्घ ह्रस्व। तो जगड़ हो, जगड़ का मात्रा ह्रस्व हो, दीर्घ हो, फिर ह्रस्व हो। फिर तगड़ हो, ता रा ज, यानी दीर्घ हो, दीर्घ हो, ह्रस्व। ता दीर्घ है, रा दीर्घ है, ज ह्रस्व है, तो दीर्घ दीर्घ ह्रस्व। फिर जगड़ हो, यानी फिर ह्रस्व दीर्घ ह्रस्व हो, यानी जगड़ यानी ह्रस्व दीर्घ ह्रस्व हो, तो ह्रस्व दीर्घ ह्रस्व। फिर रगण हो, रगण, रगण में मान लीजिए हम लेंगे रा जो भा, यानी दीर्घ रा, आ का मात्रा है, आ को दीर्घ की संज्ञा है, आ दीर्घ वर्ण है। एक भाग 1 में बताया गया है दीर्घ और ह्रस्व के बारे में। तो दीर्घ और ह्रस्व के बारे में पूर्व के भाग में देखा है, और जो नहीं देखेंगे उनको समझ में नहीं आएगा, अतः पूर्व के भाग को देखें। तो दीर्घ और ह्रस्व हम पूर्व के भाग में पढ़ चुके हैं, किसे दीर्घ कहते हैं, किसे ह्रस्व कहते हैं। जहां जहां दीर्घ मात्राएं लगी हों उसकी दीर्घ की संज्ञा है, और जहां जहां ह्रस्व लगा उसे लघु की संज्ञा है। तो राजभा यानी दीर्घ ह्रस्व दीर्घ, दीर्घ ह्रस्व दीर्घ। ह्रस्व वर्ण जहां जहां हो उसको लघु कहते हैं, ह्रस्व को लघु कहते हैं, ह्रस्वम लघु। संयोगे गुरु, और जहां संयोग हो वहां पर गुरु होता है। और दीर्घंच यानी दीर्घ हो उसको भी गुरु कहते हैं। यही ह्रस्व और लघु और गुरु है, ये हम लोग पूर्व के भाग में पढ़ चुके हैं। और त्रिक जमा तारा जभान सलगा, 3 वर्ण का त्रिक होता है। तो जगड़ में 3 वर्ण ज भान, ज भान, ह्रस्व दीर्घ ह्रस्व, ह्रस्व दीर्घ ह्रस्व। फिर तगड़ तारा ज, दीर्घ दीर्घ ह्रस्व, दीर्घ दीर्घ ह्रस्व। फिर ज जगड़, ज भान, ह्रस्व दीर्घ ह्रस्व, ह्रस्व दीर्घ ह्रस्व। फिर रगड़ रा ज भा, दीर्घ ह्रस्व दीर्घ ह्रस्व दीर्घ, दीर्घ ह्रस्व दीर्घ, दीर्घ ह्रस्व दीर्घ। यही 3 3 3 3 जगड़ तगड़ जगड़ और रगड़, एक क्रमशः क्रम है इनका। और हम मिलाएंगे तो पूर्व में जो हमने बनाया था त्रिक, ह्रस्व दीर्घ ह्रस्व, ह्रस्व दीर्घ ह्रस्व, दीर्घ दीर्घ ह्रस्व, दीर्घ दीर्घ ह्रस्व, फिर ह्रस्व दीर्घ ह्रस्व, फिर ह्रस्व दीर्घ ह्रस्व, फिर दीर्घ ह्रस्व दीर्घ। यही क्रम है लक्षण में। ये हुआ लक्षण वंशस्थ छंद का। जतौतु वंशस्थमुदीरितं जरौ, इसका राग है जतौतु वंशस्थमुदीरितं जरौ, जतौतु वंशस्थमुदीरितं जरौ, जतौतु वंशस्थमुदीरितं जरौ, जतौतु वंशस्थमुदीरितं जरौ। चारों पादों में इसी प्रकार राग गाए जाएंगे। इनकी यतियां, यति यानी विराम, पाद की पूर्ति पर यानी जरऊ जरऊ, इस तरह के वर्ण जब 12 वर्ण के बाद इनकी यति होगी अथवा विराम होगा। अब इसका हम उदाहरण के साथ देखेंगे इसका लक्षण कि उदाहरण युक्त लक्षण क्या है। उदाहरण एक हम सामान्य उदाहरण लेंगे जो सभी लोगों के द्वारा गाया जाता है उदाहरण। जैसे हमारा श्लोक प्रायः सभी विद्वान गाते हैं, गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। इस श्लोक का गायन प्रायः सभी विद्वानों के द्वारा होता है, पर अधिकांश लोगों का, अधिकांश प्रायः कुछ विद्वानों को छंद का मालूम नहीं होता किस कौन से छंद में गजाननं भूतगणाधिसेवितं श्लोक है। तो इसलिए प्रायः हम गजाननं इस श्लोक के द्वारा छंदों को बताते हैं, क्योंकि उसमें वंशस्थ छंद है। फिर इसी प्रकार ब्रह्मा मुरारी नवग्रह इत्यादि का जो ध्यान हम लोग गाते हैं तो उसमें भी वंशस्थ छंद है, 12 वर्ण है, और क्रमशः जतौ जगड़ तगड़ फिर जगड़ फिर रगड़ है, तो इसलिए उसमें भी वंशस्थ छंद का गुण मिलता है। अतः हम गजाननं श्लोक के द्वारा समझेंगे इसके लक्षण को, उदाहरण देखेंगे, उदाहरण से। गजाननं भूतगणादि सेवितं कपित्थ
जम्बू फल चारु भक्षणम उमासुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपाद पंकजम। इसमें भी वंशस्थ छंद है। तो वंशस्थ छंद किस प्रकार है? तो हम लक्षण के बारे में पढ़े कि वंशस्थ छंद वे होते हैं जिनके प्रत्येक चरण यानी प्रत्येक पाद में 12 वर्ण मिलते हों। तो गया ननम 4, भूत 6, गड़ा 8, दी से 10 और वितम 12। फिर इसमें भी 2, 4, 6, 8, 10, 12, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 2, 4, 6, 8, 10, 12। प्रत्येक चरण में इनके 12 वर्ण हैं। अब हम गणों के आधार पर वर्णिक छंद जो होते हैं, गणों के आधार पर यानी लघु गुरु के आधार पर और वर्णों के आधार पर वार्णिक छंदों की गिनती होती है और हम वार्णिक छंदों का अध्ययन कर रहे हैं। तो ये जगण हो तगण हो तो वे, और फिर जगण हो फिर रगण हो तो वे वंशस्थ छंद कहलाते हैं। तो हरस्व गुरु यानी लघु और गुरु के आधार पर हम देखेंगे कि वंशस्थ छंद के लक्षण यानी जगण तगण जगर रगण प्रत्येक पाद में इनके हैं अथवा नहीं हैं। तो ग शब्द है वो ह्रस्व है, जा शब्द आ होने के कारण दीर्घ है, न ह्रस्व है। फिर नम में अनुस्वार है, तो कई बार हम नियम पढ़ चुके हैं कि अनुस्वार युक्त ह्रस्व वर्ण को दीर्घ की प्राप्ति होती है या उसे हम दीर्घ कहते हैं। फिर भू शब्द दीर्घ है, त शब्द ह्रस्व है, ग शब्द ह्रस्व है, ड़ा दीर्घ है, दि ह्रस्व है, से दीर्घ है, वि ह्रस्व है और तम में भी अनुस्वार ऐसे दीर्घ है। तो हम मिलाएंगे जो छंद जगड़ के छंद हैं ज भा न, ह्रस्व दीर्घ ह्रस्व ह्रस्व दीर्घ ह्रस्व। फिर तगड़ का ता रा ज यानी दीर्घ दीर्घ ह्रस्व, तो दीर्घ दीर्घ ह्रस्व। फिर ज भानो का जो है ज भानो यानी ह्रस्व दीर्घ ह्रस्व, ज भा न ह्रस्व दीर्घ ह्रस्व वर्ण हो। तो ये हुआ तगड़ के वर्ण हुए ये 3 जगड़ के हुए और ह्रस्व दीर्घ ह्रस्व जगड़ के हुए। फिर ह्रस्व दीर्घ ह्रस्व ये 3 वर्ण जगड़ के हुए। फिर रा ज भा दीर्घ ह्रस्व दीर्घ दीर्घ ह्रस्व दीर्घ 3 3 3 3 4 जगहों में विभक्त है। इसी प्रकार हम कपित्थ जम्बू फलचारु भक्षणम उमा कपित्थ जम्बू फलचारु भक्षणम। तो कपित्थ शब्द में जो है देखेंगे तो यहाँ पर देख लेते हैं इनकी मात्राओं को। तो क शब्द में ह्रस्व है, पी शब्द इसके पर में संयोग है इसलिए दीर्घ है, थ शब्द ह्रस्व है, ज के पर में म और ब का संयोग होने से दीर्घ है, बू शब्द भी दीर्घ है, फ शब्द ह्रस्व है, ल शब्द ह्रस्व है, चा शब्द दीर्घ है, रू शब्द ह्रस्व है, भ शब्द दीर्घ है। क्यों दीर्घ है? तो पर में क और श संयुक्ताक्षर है तो दीर्घ है। छ ह्रस्व है और ड़ भी दीर्घ है। क्यों दीर्घ है? क्योंकि इसके ऊपर अनुस्वार यानी म है, पर में है अथवा अनुस्वार है तो इसलिए अनुस्वार रहेगा। अब मिलाएंगे गण को तो जगण के वर्ण मिलते हैं ह्रस्व दीर्घ ह्रस्व, तगण के वर्ण मिलते हैं दीर्घ दीर्घ ह्रस्व, फिर जगण के ह्रस्व दीर्घ ह्रस्व, फिर जो है रगण के यानी
दीर्घ ह्रस्व दीर्घ राजो भा मिलते हैं वर्ण। फिर उमा सुतम शोक विनाश कारकम, उसमें भी ह्रस्व है पहले, फिर माँ दीर्घ है, फिर सुतम स ह्रस्व है, तम दीर्घ है, सो दीर्घ है, वी ह्रस्व है, न ह्रस्व है, वी ना शब्द दीर्घ है। शोक उमा सूतम शोक, बी ना दीर्घ है, स ह्रस्व है, का दीर्घ है, और र ह्रस्व है, और कम में भी अनुस्वार है, दीर्घ है। क्रमशः वही जो मात्राएं हैं क्रमवाइज वही हैं, मिला लेंगे हम। सभी छंदों सभी पादों में उसी प्रकार उनके लक्षण मिलते हैं। फिर नमामि शब्द में न ह्रस्व है, माँ दीर्घ है, मी ह्रस्व है, ह्रस्व मात्रा है तो ह्रस्व है, दीर्घ मात्रा है तो दीर्घ है, ह्रस्व मात्रा है तो ह्रस्व है, संयोग है तो दीर्घ है, ने में का है दीर्घ है, ए दीर्घ मात्रा है, स्व में व ह्रस्व है, र ह्रस्व है, पा दीर्घ है, द ह्रस्व है, पंक म और क का संयोग है दीर्घ है, ज दीर्घ है क्योंकि अनुस्वार है। वही क्रम है, क्रमशः वही मात्राएं हैं। इसमें भी 3 2 5 7 3 10 11 ही हो रहे हैं, एक छूटा हो गया। न ह्रस्व है, माँ दीर्घ है, वी ह्रस्व है, वी दीर्घ है, ने दीर्घ है, व ह्रस्व है, ह्रस्व, पा दीर्घ है, द ह्रस्व है, प दीर्घ है, ज ह्रस्व है, यहाँ पर ह्रस्व मात्रा छूटा है, ह्रस्व है, फिर ज। इस प्रकार हम जो है इतने सरल यानी श्लोक के बारे में गजाननम भूत गणादि सेवितम, इस श्लोक के बारे में छंदों को देखा। जो हमारा गजाननम भूत गणादि सेवितम किस छंद में श्लोक है इसके बारे में हमने अध्ययन किया। इसी के साथ अब अगले वीडियो में हम जो है इसके आगे के छंद यानी आगे के भाग में देखेंगे। इसी के साथ आज के लिए इतना ही। नमो नमः।